सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। और हम बात कर रहे थे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों की हम बात कर रहे थे और उसी को आगे लेके चलते हैं। तो आज हमने जो बात की थी वो मानव अधिकार आयोग तक हमने बात कर ली थी और मानव अधिकार परिषद तक हमने चर्चा कर ली थी। उससे आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। आज जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रीय आयोग और अध्यक्ष, इनका कार्यकाल, फिर राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आज का जो पहला जो प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। प्रश्न है हमारे पास, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य क्या थे भाई। तो जो 1993 में मानव अधिकार यानी कि मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था 1993, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस बारे में हम उद्देश्य बताने इसकी। तो 1993 में जब यह कानून बनाया गया तो इसके पीछे सरकार की सोच बहुत सीधी थी। क्या सोच थी सरकार की? तो यहाँ पे बात आ गई मानव अधिकारों का संरक्षण, यानी कि अधिकारों का संरक्षण हो। जब इंसान को इंसान होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उनकी क्या की जाए, रक्षा की जाए। ये इस अधिनियम का क्या था, उद्देश्य था। अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कैसे होगी? तो पहला पॉइंट है, इसके 4 बिंदु थे। अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सिर्फ कानून किताबों में होने से काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, किताबों में लिख दिया, एक्टों में लिख दिया कि ऐसे ऐसे ये अधिकार है, तो कानून किताब में होने से काम नहीं चलेगा। इस एक्ट का असली मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आजादी छीनी जा रही है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम होगा, यानी आम आदमी को ताकत देना भाई। ठीक है, तो अधिकारों का बेहतर सुरक्षा का मतलब है अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जब ये एक्ट बनाया गया तो इसमें क्या बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आजादी छीनी जा रही है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम होगा, यानी आम आदमी को ताकत देना भाई। ठीक है, तो ये भी इस अधिनियम का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेशनल लेवल पर एक रखवाला होगा इसमें। ठीक है, तो ये आगे उद्देश्य क्या था कि इसकी जो मानव अधिकार है इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। तो एक तो नेशनल लेवल पे क्या होगा, इसका रखवाला होगा जिसको बोलेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा भाई। ठीक है, अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसका काम दिल्ली में बैठकर यह देखना है कि कहीं भी कोई बड़ी मानव अधिकार घटना तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि कहीं पे पूरे भारत में कि कोई मानव अधिकारों से संबंधित कोई बड़ी बड़ी घटना तो नहीं हो रही, कि मानव अधिकारों का आनंद तो नहीं होगा कहीं पे। ठीक है, फिर जो सरकार और पुलिस की मनमानी पर नजर रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉचडॉग की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जो क्या देखता है, क्या नजर रखता है कि सरकार और पुलिस की मनमानी पर नजर रखता है भाई। ठीक है, ताकि सरकार कोई ऐसा बिल न बना दे जिससे क्या हो, मानव अधिकारों का हनन हो जाए, या पुलिस वाले कोई ऐसा काम न कर दें जिससे जो मानव के अधिकारों का क्या हो, हनन हो जाए। तो इसलिए ये क्या है, पहला तो है मानव अधिकार नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है,
ये भी हमारे अधिकारों की क्या करता है, संरक्षण करता है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये दिल्ली में मुख्यालय है इसका, दिल्ली में बैठकर ये है देखना है कि इसका काम क्या काम है कि पूरे देश में कहीं पे मानव अधिकारों का क्या नहीं हो रहा हो, उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे मानव अधिकारों का संरक्षण करता है। आगे आगे क्या है, राज्यों की जिम्मेदारी। ठीक है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की क्या जिम्मेदारी है। सिर्फ दिल्ली को पूरा भारत नहीं संभाल सकता, इसलिए हर राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का प्रावधान किया गया वही इस एक्ट में। कौन से एक्ट में, 1993 के एक्ट में। ठीक है, ताकि अगर आपके राज्य में कोई समस्या हो तो आपको इंसाफ के लिए दिल्ली न भागना पड़े, तो पहले कहां पे अर्जी लगाओ, राज्य मानव अधिकार। ठीक है, फिर और क्या है इसमें, जल्दी इंसाफ के लिए स्पेशल कोर्ट। अदालतों में पहले से ही बहुत भीड़ है भाई। ठीक है भाई, तो अदालतों में पहले से ही भीड़ है तो क्या होगा, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट दिए बना। ठीक है, इसलिए इस एक्ट में कहा गया, कौन से एक्ट में, 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जिलों में विशेष मानव अधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे। कहाँ की बात कर दी, जिलों में, जिलों के ऊपर बात आ गई, जिलों में क्या बनाया जाएगा, विशेष मानव अधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे। अदालतों में पहले से ही बहुत भीड़ है, इसलिए जिलों में क्या बनाए जाएंगे, विशेष मानव अधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे, ताकि मानव अधिकार उल्लंघन के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक यानी कि बहुत तेजी पर हो सके और पीड़ितों को सालों साल इंतजार न करना पड़े। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न जो था 1993 का जो एक्ट जो है, वो मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या थे, तो पहला उद्देश्य क्या था कि मानव अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, कैसे कैसे की जाएगी, एक तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना के, एक राज्य मानव अधिकार आयोग बना के, और फास्ट जो स्पेशल कोर्ट बना के इनकी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। कि 1993 में ये जो शब्द जो हैं ये दे रखे हैं, इनका क्या अर्थ है। ठीक है, इनको परिभाषित कीजिए। पहला जो शब्द है वो है सशस्त्र बल। भाई सशस्त्र बल से अभिप्राय नौसेना, थल सेना, वायुसेना से है भाई। ठीक है, तथा इसमें संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल शामिल है भाई, वायुसेना, थल सेना और क्या है, नौसेना। इनके साथ साथ संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये जो हो गए, ये भी इसमें क्या है, शामिल है भाई। ठीक है, किसमें, सशस्त्र बलों में भी। आगे बात, इस प्रकार सशस्त्र बल से तात्पर्य है नौसेना, थल सेना तथा वायुसेना से है। इसमें संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बलों को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला है हमारा पॉइंट अध्यक्ष। अध्यक्ष को परिभाषित कीजिए भाई, अध्यक्ष के बारे में बताइए। 1993 का जो एक्ट है उसमें। ठीक है, तो अध्यक्ष अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 यानी कि ख के अनुसार अध्यक्ष से अभिप्राय आयोग के या राज्य आयोग के जैसे भी स्थिति हो अध्यक्ष से। तो अध्यक्ष से अभिप्राय इसमें क्या है, 1993 के एक्ट में, या तो जो केंद्र सरकार में यानी कि नेशनल राष्ट्रीय आयोग बनाया है उसका अध्यक्ष, या राज्य सरकार के आयोग का अध्यक्ष, जैसी भी हो। ठीक है, इस प्रकार अध्यक्ष पद में राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग दोनों के अध्यक्ष क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो अध्यक्ष के बारे में बता दिया, धारा 2 की उपधारा 1 में ये बात कही गई है। ठीक है, फिर आगे जो बात करते हैं हम, आगे बात है आयोग अधिनियम। ठीक है, आगे बात है आयोग अधिनियम। आयोग के बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में, क्योंकि तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, आयोग क्या है। ठीक है, आयोग, आयोग अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1
के गय के अनुसार आयोग की परिभाषा दी गई है। 1993 का अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के गय के अनुसार आयोग के बारे में बात कही गई है। ठीक है, क्या बात कही गई? आयोग से अभिप्राय धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय, धारा 3 के अधीन गठित है भाई ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ आयोग से अभिप्राय केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से है, राज्य मानव अधिकार आयोग इसमें सम्मिलित है। ध्यान रखने बात है भाई, आयोग शब्द 1993 के अंतर्गत जो धारा 3 में गठित है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से, राज्य मानव अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसकी अलग से परिभाषा दी गई किसकी? राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, अगला जो पॉइंट जो था उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा। अंतरराष्ट्रीय संविधा की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1.6 में 6 के अनुसार है भाई, जो 6 में दे रखी है, क्या दे रखी है? अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा। अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा से अभिप्राय 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा और आर्थिक, सामाजिक और ऐसे अन्य प्रश्नविधा अथवा अभिसमय से है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत की गई है हो, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्देश दिया जाए भाई। ठीक है, तो बात ये जो है अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा, तो 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा और आर्थिक, सामाजिक और ऐसे अन्य प्रश्नविधा अथवा अभिसमय से है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए भाई। ठीक है, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा 1966, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा 1966, ऐसी अन्य प्रश्नविधा या अभिसमय सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किए गए। अब प्रश्न हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनको हम परिभाषित करते हैं। तो ये जो थी ये तीनों प्रश्नविधाएं हमने बता दी। एक 1966 में हुई थी, इसमें कौन सी? सिविल राजनीतिक अधिकारों पर, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर 1966 में हुई थी। अन्य प्रश्नविधा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत की गई थी। आगे हमारे पॉइंट आता है कौन सा? सदस्य। सदस्य कौन होते हैं भाई? अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1.6 के अनुसार सदस्य क्या है? सदस्य से अभिप्राय आयोग के या राज्य आयोग के, इसमें दोनों आ गए, आयोग के यानी कि राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के यथास्थिति सदस्य से है भाई। ठीक है, यानी कि यथास्थिति उस समय जो स्थिति है उस सदस्य से है। इस प्रकार शब्द सदस्य में निम्नलिखित सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य आ गए और राज्य मानव अधिकार के सदस्य आ गए। अब बात आती है हमारे पास पॉइंट अगला, क्या? अधिसूचना। तो अधिसूचना अधिनियम की धारा यानी कि 1993 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1.6 के अनुसार अधिसूचना से अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। ठीक है, कि जो शासकीय राजपत्र जो है उसमें अधिसूचना से इस परिभाषा से यह परिलक्षित होता है कि अधिसूचना का मुख्य लक्षण है उसका शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होना। ठीक है, आगे बात आती है लोक सेवक। तो 1993 का जो अधिनियम है वो क्या बोलता है? धारा 2 की उपधारा 1.2 के अनुसार लोक सेवक से अभिप्राय वह होगा
जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 228, भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 में लोक सेवक की परिभाषा दी है। लेकिन 1993 वाले में भी ये बात लिख दी कि लोक सेवक वो होगा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 28 में जो परिभाषा दी हुई है। ठीक है, यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 2 की उपधारा 1 ड में शब्द लोक सेवक की परिभाषा नहीं दी गई। इसमें सिर्फ यही कहा गया कि लोक सेवक की जो परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 21, ध्यान रखने वाली बात है भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 अब आई है, इससे पहले थी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता की धारा 21 में यह बात कही गई थी। वही परिभाषा इस अधिनियम का क्या है, प्रयोजनार्थ होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो हमारे पास बात है जीए मोंटेरियो, तो एक केस था जीए मोंटेरियो 1957 का केस था के मामले में लोक सेवक की 2 कसौटियां बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी बताई गई? क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा सरकार से वेतन प्राप्त करता है, तथा क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन किया गया, उसके द्वारा लोक कर्तव्य का पालन किया गया। ठीक है, जी ए मोंटेरियो 1957 के केस में यह बात कही गई थी, क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है, क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन किया गया उसके द्वारा, वो क्या है लोक सेवक। एक केस और था पीवी नरसिंह राव बनाम स्टेट 1998 का केस था के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक सेवक की एक और कसौटी बताई गई थी। कौन सी कसौटी? पद के साथ विश्वास, प्राधिकार, सेवा आदि का जुड़ा होना जरूरी है। जिसके साथ ये विश्वास, प्राधिकार और सेवा जुड़ी है वो क्या है, लोक सेवक है भाई। इस संदर्भ में संसद सदस्य लोक सेवक है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका गठन कैसे होता है, इसे एक टीम की तरह समझते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। इसे हम एक टीम की तरह समझते हैं। यह कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों का समूह होता है। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होता है तो इसमें क्या है, ये एक टीम की तरह होता है, टीम की तरह इसको समझते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो सदस्य जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के क्या होते हैं, जानकार होते हैं। ठीक है, इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया। आइए बात करते हैं। टीम का कप्तान होगा अध्यक्ष भाई। ठीक है, टीम का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होगा, कप्तान। जो टीम का जो अध्यक्ष है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टीम का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं टीम के अध्यक्ष की क्या विशेषता होगी, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसकी क्या विशेषता होगी। सबसे बड़ा पद उस व्यक्ति को मिलता है जो कानून का बहुत बड़ा जानकार हो। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कानून का जानकार होना जरूरी है। इसके लिए शर्त यह है कि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज वर्तमान में हो। ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या वर्तमान में हो। ठीक है,
कानूनी और अनुभवी खिलाड़ी नियुक्त सदस्य होते हैं। तो ये तो हो गई अध्यक्ष के बारे में बात। या तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, या हो। ठीक है भाई। अब बात आती है सदस्यों की। ये अध्यक्ष की बात होगी। मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य जो होते हैं वो क्या होंगे? ठीक है। इसमें 5 सदस्य होते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है या रह चुका हो, या तो जज हो या रह चुका हो। हाई कोर्ट से कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट से एक सदस्य होगा, हाई कोर्ट से एक सदस्य होगा। समाज के जानकार 3 ऐसे लोग जिन्हें मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव हो। गई इन शर्तों में से एक महिला होना जरूरी है। जबरदस्त पॉइंट। इन तीनों में से एक महिला होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर से देखते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सदस्यों की। सदस्यों की क्या कंडीशन होगी? 5 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है। 5 सदस्यों में से सुप्रीम कोर्ट से एक सदस्य आएगा। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका हो भाई, सदस्य बन सकता है। बात नंबर 2, हाई कोर्ट से भी क्या कोई आएगा? हाँ, हाई कोर्ट से भी आएगा। ऐसा व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका हो भाई। ठीक है भाई। अब 5 में से 2, एक सुप्रीम कोर्ट से आ गया, एक हाई कोर्ट से आ गया, 3 सदस्य बच गए। 3 सदस्यों में से एक महिला होना जरूरी है। ठीक है, या 3 में से एक महिला होना तो जरूरी है। 3 ऐसे लोग जिन्हें मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव हो। ठीक है। अब महिला भी हो सकती है, जो काम का जिसको लंबा अनुभव, लेकिन महिला होना जरूरी है। ठीक है। 3 में से एक महिला होना जरूरी है जिसको क्या हो? कानूनी अधिकारों का क्या हो भाई? लंबा अनुभव हो। मानव अधिकारों का क्या हो? लंबा अनुभव। ठीक है, आगे बात करते हैं। पदेन सदस्य क्या होंगे? एक्स जो मेंबर जो होते हैं पदेन। पदेन का मतलब है वह व्यक्ति जो अपने पद की वजह से ऑटोमेटिकली इस टीम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। इसे ऐसे समझो कि कुछ खास वर्गों के अध्यक्षों को इस टीम में इसलिए रखा गया है ताकि उन वर्गों के अधिकारों की बात भी सुनी जा सके। इसमें ये लोग शामिल होते हैं। अब आते हैं बात पॉइंट पे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है भाई। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये भी है भाई। अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त। ठीक है। तो ये जो सदस्य हैं पदेन सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। अब आपने एक बात देखी होगी, इसमें एक तो बताया आपने क्या? मुख्य यानी कि अध्यक्ष भाई, और 5 बताए आपने सदस्य। ठीक है। तो 5 बताए सदस्य, 5 में से एक महिला होना जरूरी है। 5 थे सदस्य, 5 में से एक महिला होना जरूरी है। तो महिला हो सकता है, महिला आयोग की अध्यक्ष जो हो वो महिला होना दी, वो सदस्य आ गई है। ठीक है। तो ये जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष जो है वो भी हो गई, और क्या हो गई? एक महिला भी हो गई।
जो क्या है, मानव अधिकारों में क्या है, जानकार है भाई। अब बात करते हैं दिव्यांगजनों की। ठीक है, अब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। ठीक है, तो अब 4 सदस्य बच गए, इसमें महिला आयोग की महिला आ गई। ठीक है, और आयोग कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आयोग बच गए। ठीक है, तो इनमें से 4 सदस्य बनाने हैं। ठीक है, हो सकता है एक सदस्य अल्पसंख्यक आयोग और दिव्यांगजनों का अध्यक्ष हो, एक वो आ गया इनमें से। ठीक है, फिर हो सकता है एक ये जो बाल अधिकार जो आयोग जो है इसकी अध्यक्ष महिला ही हो, तो महिला भी आ गई और महिला आयोग जो है इसकी सदस्य भी हो गई है, ये भी हो सकता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए क्या बनाए जाएंगे, सदस्य बनाए जाएंगे। ठीक है, किसके, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पद, कौन सा और संख्या। अध्यक्ष का पद जो है उसके बारे में बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अध्यक्ष बनेगा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या जज, या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या जज हो, पूर्व पहले रह चुका हो किसका, सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है इसका। अब न्यायिक सदस्यों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। ठीक है भाई, 2 आ गए। और विशेष जो सदस्य जो है उनकी बात करें तो मानव अधिकार एक्सपर्ट, एक महिला जरूरी है भाई इनमें। ठीक है, और पदेन सदस्यों की बात करें तो अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष, 7 अध्यक्ष वो सीधे सीधे आ गए। ठीक है, तो ये जो है टोटल मिला के इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या होंगे भाई, सदस्य होंगे। ठीक है, टोटल जो सदस्य होंगे 7 और 3 10, 10 और 3 13। ठीक है, यानी कि 7 के साथ तो ये सदस्य आ गए, इनके जो अध्यक्ष जो हैं ये पदेन सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, और 5 सदस्य ये आ गए जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट से आएगा और एक हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो व्यक्ति आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका हो, और हाई कोर्ट से वो आएगा जो हाई कोर्ट का जज या है या रह चुका हो। ठीक है, तो 5 ये और एक ये 6 और 7 जो और 7 सदस्य कहां से आ जाएंगे, ये जो आयोग हैं इनसे। टोटल 13 सदस्य होंगे किसमें, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि क्या होगी भाई, कब वे अपने पद पर बने रहने के पात्र नहीं होंगे भाई। जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, कि इनकी आयु क्या होगी और ये कब पद पर बने रहने के पात्र नहीं होंगे, यानी कब ये पद छोड़ देंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और उन्हें पद से हटाए जाने के नियमों को हम देखते हैं। पद पर कितने समय तक रहेंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा भाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार 2019 के नए नियमों के अनुसार इसे याद, तो 2019 में नए नियम आ गए थे इनके। ठीक है, तो 2019 में नए नियमों के अनुसार क्या है भाई, समय सीमा। अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही 3 साल के लिए चुने जाएंगे भाई। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही क्या 3 साल के लिए चुने जाएंगे। या उम्र की सीमा है भाई, अगर उनकी उम्र 70 साल हो जाती है तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा, या तो 3 साल पूरे हो गए या 70 साल हो गई। ठीक है, तो 70 साल होती है अपने आप रिटायर हो जाएंगे, या 3 साल पूरे हो गए तो बस रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, सीधा फार्मूला, जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो 3 साल का कार्यकाल खत्म हो जाए या उनकी उम्र 70 साल हो जाए। ठीक है, दोबारा नियुक्ति। अब दोबारा नियुक्ति की बात क्या हो सकती है, दोबारा नियुक्ति सदस्य फिर से चुने जाने के पात्र होते हैं, लेकिन 70 साल की उम्र वाली शर्त
यहां भी लागू रहती है। ठीक है, अब लगा लो सदस्य हुआ है 62 साल का और वो सदस्य बना दिया। ठीक है, अब उसका 3 साल जब पूरा होगा तो 62 और 3 कितने हो गए 65, तो 5 साल फिर से बचे, उसको फिर से बना देंगे सदस्य। ठीक है, लेकिन अगर वो एज में 70 साल हो गया तो वो सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, पद से कब हटाया जाता है भाई, अयोग्यता। अब इनको कब पद से हटाया जाता है, अयोग्यता क्या है, दिवालिया होना भाई, यानी कि कंगाल होना। अगर अदालत उन्हें दिवालिया घोषित कर दे तो हटाया जा सकता है, सदस्य हो या अध्यक्ष हो। दूसरी नौकरी करना, अगर वे अपने इस पद पर रहते हुए कहीं और से भी पैसा कमा रहे हैं या कोई दूसरे पेड यानी कि नौकरी कर रहे हैं भाई, तो क्या होंगे, वो हटाए जा सकते हैं। बीमारी, अगर वे शारीरिक या मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाएं कि अपना काम ठीक से न कर सके तो भी इनको पद से हटाया जाता है। दिमागी संतुलन, अगर किसी सक्षम अदालत ने उन्हें ठीक है, अगर किसी सक्षम अदालत ने उन्हें विकृत चित्त को यानी दिमागी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दिया तो भी क्या होगा, इनको या उनको क्या हो गई, जेल हो गई, तो भी उनको क्या है, हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों को। आगे बात है सजा मिलना, अगर उन्हें किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो, ठीक है, और उन्हें जेल की सजा हो गई हो तो भी उनको क्या है, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी शर्तें थी। आगे हमारे पास जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुख्य कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। मुख्य कार्यों की, कर्तव्यों का मतलब कार्यों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं ये बात हमको क्या बोलती है, ये प्रश्न हमको क्या बोलता है। ठीक है, हमने नियुक्तियां देख ली, उनके कार्यकाल देख लिए, अब इनके कार्य क्या होंगे भाई, क्या क्या काम करेगा, बन के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तैयार। ठीक है, तो इसे एक चौकीदार की तरह समझे जिसका काम है इंसानों के हक की क्या करना, रक्षा करना। किसका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। पहला काम है इनका शिकायतों की जांच करना। अगर कहीं भी किसी इंसान के अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे पुलिस की ज्यादती, भेदभाव या पुलिस द्वारा उसको प्रताड़ित करना, तो आयोग खुद से या शिकायत मिलने पर उसकी जांच कर सकता है। या तो आयोग खुद अपने संज्ञान में ले ले मामला, या किसी ने अगर शिकायत दी है तो उसकी जांच करता है। ठीक है भाई, तो शिकायतों की जांच करता है। कोर्ट के मामलों में मदद भाई, अगर किसी कोर्ट में मानव अधिकार से जुड़ा कोई केस पहले से चल रहा है तो आयोग उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है ताकि पीड़ित को क्या मिल सके, न्याय मिल सके भाई। ठीक है भाई, जेलों का निरीक्षण, आयोग के लोग समय समय पर जेलों, सुधार गृहों और अस्पतालों का दौरा करते हैं। वे देखते हैं कि वहां कैदियों या मरीजों को इंसान की तरह रखा जा रहा है या नहीं। ठीक है भाई, कानूनों की समीक्षा भाई, संविधान में हमारे हक के लिए जो कानून बने हैं, यानी कि संविधान में हमारे हक के लिए जो कानून बने, आयोग उनकी जांच करता है और सरकार को सुझाव देता है कि इन कानूनों को और मजबूत कैसे बनाया जाए। ठीक है भाई, ये काम भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। आगे बात करते हैं आतंकवाद और अन्य बाधाओं पर नजर। आतंकवाद की वजह से जब मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आयोग उन कारणों को पढ़ता है और सरकार को उन्हें रोकने का क्या देता है, वही उपाय बताता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधियों पर लागू करना, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करना। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी वो हमारे यहाँ पे कैसे लागू होंगी। दुनिया भर में मानव अधिकारों को लेकर जो बड़ी बड़ी संधियां होती हैं, आयोग उन्हें भारत के संदर्भ में पढ़ता है और उन्हें यहाँ बेहतर तरीके से लागू कराने की क्या देता है भाई, सलाह देता है।
सरकार को कि ऐसे ऐसे इसको लागू। आगे है रिसर्च और जागरूकता, सबसे जरूरी बात है। ठीक है, मानव अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए नए नए शोध करना, भाई ये किसका काम है? आयोग का काम है। जागरूकता, सेमिनार, मीडिया और विज्ञापनों के जरिए आम जनता को बताना कि उनके अधिकार क्या है, ये काम भी किसका है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का काम है। एनजीओ की मदद, जो संस्थाएं जो गवर्नमेंटली नहीं है, नॉन गवर्नमेंट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो संगठन जो होते हैं, लोगों के हक के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं भाई वो, ओके, तो आयोग उन्हें हौसला देता है और बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो एनजीओ जो होते हैं उनको क्या देता है? आयोग बढ़ावा देता है। ठीक है, जो जमीन के ऊपर काम किए हुए, यानी कि नीचे तक वो संगठन काम किए हुए, जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों की विवेचना कीजिए। कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसे अपनी जांच करता है, इसकी शक्तियां क्या क्या है जांच करने की। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले की जांच करता है तो उसके पास सिविल कोर्ट जैसी ताकत है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो जांच करता है तो उसके पास कैसी ताकत है? सिविल कोर्ट जो होते हैं उन जैसी ताकत होती है। इसका मतलब है कि वह जांच के दौरान एक जज की तरह कुछ खास आदेश दे सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सम्मन भेजना, भाई यानी कि बुलावा भेजना। आयोग किसी भी व्यक्ति को नोटिस भेजकर अपने पास बुला सकता है। वह व्यक्ति चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या आम नागरिक हो, उसे आयोग के सामने हाजिर होना पड़ेगा और सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट सम्मन भेज के बुलाना। बात नंबर 2, कागजात मंगवाना। जांच से जुड़े किसी भी सरकारी या निजी जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल जो हैं, को आयोग अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, कि हमने इन कागजों की जांच करनी, आप लेके आओ। कोई भी विभाग यह कहकर मना नहीं कर सकता कि हम फाइल नहीं देंगे। ठीक है भाई। शपथ पर गवाही, भाई आयोग किसी भी व्यक्ति से शपथ पत्र पर बयान ले सकता है। शपथ पर झूठा बोलना कानूनी अपराध होता है, इसलिए यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड की मांग, आयोग किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से किसी भी पुरानी फाइल या रिकॉर्ड की कॉपी मांग सकता है। ठीक है, कमीशन जारी करना, अगर कोई गवाह बहुत दूर है या बीमार है और आयोग तक नहीं आ सकता तो आयोग जो कमीशन जो है नियुक्त कर सकता है। यानी आयोग अपने किसी बंदे को उस व्यक्ति के पास गवाही लेने या दस्तावेजों की जांच करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदाहरण देखते हैं। मान लो पुलिस ने किसी को गलत तरीके से जेल में रखा। अब नेशनल जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है जांच कर रहा है। ठीक है, पुलिस ने किसी को अवैध तरीके से जेल में रखा, उसने शिकायत कर दी। अब मामला पहुंच गया किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, वह पुलिस वाले को बुला सकता है। पुलिस वाले को बोलेगा जिसने पकड़ के रखा था उसको बुलाओ, कौन था इंचार्ज, कौन था। वह थाने का रजिस्टर मंगवा सकता, दस्तावेज होगा भाई। वह पुलिस वाले से लिखवा कर ले सकता है कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। शपथ पत्र ले लिया भाई। अगर पुलिस वाला नहीं आ पा रहा तो वह किसी भी थाने जांच के लिए भेज सकता है, यानी कि किसी को थाने में जांच के लिए भेज सकता है। इसको बोलते हैं कमीशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो जितने भी जो केस थे, जो तथ्य जो थे, उनके बारे में चर्चा की। अब हम और उनके सदस्य देखे। 13 सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 7 जो पदेन सदस्य होते हैं।
अब हम बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि क्या होगी, कब वे अपने पद पर बने रहेंगे, बने रहने के क्या है पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे वाला जो अब जो प्रश्न है वो है राज्य मानव अधिकार आयोग से सदस्य और अध्यक्ष से संबंधित। जैसे कि देश के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग होता है, वैसे ही राज्य के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग होता है। ठीक है, अब जरूरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले केस में साफ कह दिया, तो केस का ध्यान रखना, डिक्के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया हर राज्य में मानव अधिकार आयोग होना अनिवार्य है। जिन राज्यों में नहीं है उन्हें जल्दी से जल्दी बनाना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आयोग में कौन कौन होता है? राज्य मानव अधिकार आयोग की बात है। अब राज्य मानव अधिकार में कौन होता है? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है सदस्य। यह वह व्यक्ति है जो किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात है तो इसमें कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, वो बनेगा क्या? अध्यक्ष में। सदस्यों की बात करते हैं। आयोग में अन्य सदस्य भी होते हैं जो कानून बात नंबर 2 की करते हैं। इसमें क्या है? 2 आयोग में अन्य सदस्य भी होते हैं जो कानून या मानव अधिकारों के जानकार होते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष 2 सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं भाई, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नाम नहीं चुनते। एक खास कमेटी नाम तय करती है जिसमें क्या है? 4 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं 4 लोग? एक तो है मुख्यमंत्री होगा। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसकी सहमति से करेगा? कमेटी तय करेगी। एक तो कमेटी होती है जिसमें कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है और विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री, ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको सदस्य बनाया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करते हैं हम, कितने समय तक काम करेंगे? तो वही नियम है 2019 वाला, 3 साल के लिए या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। एक खास बात, सदस्य दोबारा चुने जा सकते हैं लेकिन अध्यक्ष दोबारा नहीं चुना जा सकता। सदस्य तो दोबारा चुने जा सकते हैं लेकिन अध्यक्ष जो है वो दोबारा नहीं चुना जा सकता, अध्यक्ष एक बार ही बनाया जाएगा। अब पाबंदी की बात करते हैं। रिटायरमेंट के बाद, रिटायर होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन कोई दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। भाई ये पाबंदी है राज्य सरकार वालों पे। ठीक है, अब बात करते हैं सारांश, कौन बनेगा? तो रिटायर जज होगा। कौन चुनेगा? सीएम वाली कमेटी की सलाह पर राज्यपाल चुनेगा। कब तक? 3 साल या 70 वर्ष की उम्र तक। काम अपने राज्य के भीतर मानव अधिकारों की रक्षा। भाई सदस्य कौन होंगे? भाई आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग में, और इनकी नियुक्ति हमने बता दी कैसे होगी। तो इनकी नियुक्ति जो कमेटी है वो तय करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री होगा राज्य का, जिस राज्य में बनाया जा रहा है, उसका विपक्ष का नेता होगा विधानसभा का, और वहां का होम जो मिनिस्टर जो होता है वो होगा गृह मंत्री। ठीक है, और विधानसभा स्पीकर होगा, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अब सदस्य कौन होंगे? आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्यों की बात है। पहला सदस्य भाई जो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो, या जिला अदालत का जज हो, जिसे कम से कम 7 वर्ष का क्या हो अनुभव हो। तो राज्य मानव अधिकार आयोग में पहला जो सदस्य होगा वो या तो
हाई कोर्ट का जज हो, वर्तमान जज हो, या जज पहले रहा हो भाई हाई कोर्ट का, ठीक है, वो सदस्य बन सकता है। फिर कंडीशन दूसरी लगा दी, अब हाई कोर्ट का जज भी नहीं है, वो हाई कोर्ट में पहले जज भी नहीं रहा, तो दूसरी कंडीशन क्या है, तो जिला अदालत का जज हो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जज हो, जिसे कम से कम 7 साल का अनुभव हो, तो वो भी क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा सदस्य जो है उसके बारे में बात है। दूसरा सदस्य जिसे मानव अधिकारों के बारे में अच्छी जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव हो, वो दूसरा सदस्य बनाया जाता है। 2 सदस्य होते हैं इसमें और 1 अध्यक्ष होता है, टोटल 3 होते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, यहां तक बात हो गई। आगे बात करते हैं, अब बदलाव, पहले अध्यक्ष को मिलाकर कुल 5 लोग होते थे, ठीक है। 2006 के बाद अब केवल 3 लोग, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य ही होते हैं बीच में, ठीक है। सचिव कौन होता है, बात आ जाती है हमारे पास, सचिव कौन है। आयोग का एक सचिव होता है, जो आयोग जो है उसका एक क्या होता है, सचिव होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, सीओ बोलते हैं। इसका काम आयोग के रोजमर्रा के कामों और फैसलों को लागू करवाना होता है। तो सचिव का काम क्या है, जो आयोग रोज फैसले लेता है, रोज काम करता है, रोजमर्रा के कामों और फैसलों को लागू करवाना है, ठीक है। इस्तीफे की बात करें, अगर अध्यक्ष या सदस्य अपनी मर्जी से पद छोड़ना चाहते हैं तो वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा लिख कर दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो राज्यपाल को क्या लिख के दे सकते हैं, अपना इस्तीफा लिख के दे सकते हैं, ठीक है। पद से हटाना, इन 2 तरह से इनको पद से हटाया जाता है, ठीक है। गंभीर आरोप राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता, अगर उन पर गलत व्यवहार या काम करने का असमर्थता का आरोप लगता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अन्य 5 शिस्तियां तुरंत हटाना, तो 5 शिस्तियां ऐसी हैं जिनमें तुरंत हटाया जाता है, लेकिन अगर गलत व्यवहार किया या काम में क्या किया है भाई, कोई गलत काम किया है तो जो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, ठीक है। इनको जो सदस्य हैं अध्यक्ष हैं उनको। आगे बात करते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग की। कंगाल होना भाई, यानी कि दिवालिया, अगर वे दिवालिया हैं हो जाएं तो उनको तुरंत हटाया जाता है। नौकरी, दूसरी नौकरी, अगर वे कहीं और से पैसा कमाने वाली नौकरी शुरू कर दें तो उनको हटाया जा सकता है। शारीरिक या दिमाग से बीमार हो जाएं तो उनको हटाया जा सकता है। कोर्ट उन्हें पागल या अस्वस्थ घोषित कर दे तो हटाया जा सकता है। अगर उन्हें किसी ऐसे अपराध में सजा में मिल जाए जो समाज की नजर में बहुत बुरा, तो उनको हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास प्रश्न है, हमने बात की थी राष्ट्रीय आयोग की, राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों पे देखा था और उनके कार्य देखे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख, ठीक है। तो पहली शक्ति के बारे में हम बात करते हैं, वही शक्तियां जो राष्ट्रीय आयोग की हैं भाई, ठीक है। अधिनियम की धारा 29, कौन से अधिनियम, 1993 का अधिनियम। अधिनियम की धारा 29 साफ कहती है कि जो काम दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग करता है वही काम राज्य में राज्य आयोग करेगा भाई। इसके पास भी सिविल कोर्ट जैसी ताकत होती है भाई, जैसे सम्मन भेजना, गवाहों को बुलाना, कागजात मंगवाना, यही काम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर रहा था और यही काम कौन करेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग। अब मुख्य कार्यों की बात करें तो जांच करना, राज्य की पुलिस या प्रशासन द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना भाई, जेलों का दौरा करना,
कोर्ट में जाना, मानव अधिकारों से जुड़े मामले में कोर्ट की अनुमति से दखल देना, ठीक है। जागरूकता फैलाना, ठीक है। राज्य के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, भाई क्या क्या अधिकार है भाई आपके। आगे बात करते हैं कोर्ट की दो महत्वपूर्ण फैसले देखते हैं हम। एमपी हाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने कहा कि अगर मानव अधिकार आयोग कोई मामला अदालत में लाता है, ठीक है, यानी कि मानव अधिकार आयोग कोई मामला अदालत में लाता तो अदालत अपनी आंख बंद नहीं कर सकती भाई, यानी आयोग की बात को गंभीरता से सुनना होगा भाई। ये बात किसने कही थी? एमपी हाई कोर्ट ने कही थी, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या था अब 2023 का? आयोग का काम मानव अधिकारों की रक्षा करना है, न कि जमीन जायदाद या पैसों के निजी झगड़े निपटाना। तो मानव अधिकार का काम क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना, न कि जमीन जायदाद या पैसों के निजी झगड़े निपटाना। इसीलिए आयोग विशुद्ध रूप से सिविल विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट की तरह काम करता है लेकिन सिविल विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता। ये ओनली मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है। सुनवाई का मौका, आयोग जब भी कोई जांच करता है तो वह इंसाफ के तराजू पर काम करता है, वह दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देता है, ठीक है, दोनों पक्षों को मौका देगा, यानी कि एक पक्ष को सुन लिया एक को नहीं सुना। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकायत करने वाले की सुनी जाए, जिसकी शिकायत हुई है उसे भी सफाई देने का क्या है अवसर मिलता है। काम की बात, लिमिटेशन की बात करते हैं वो। राज्य आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। अब काम की बात यानी कि लिमिटेशन बांधी कि कौन सी बातों पर राज्य मानव अधिकार सुनवाई करेगा। तो एक तो जो राज्य सूची के विषय है उन पर, एक समवर्ती सूची के विषय पर। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का हक दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। साथ ही अगर राष्ट्रीय आयोग पहले से किसी मामले की जांच कर रहा है तो राज्य आयोग उसमें हाथ नहीं डालेगा। कोई मामला है अगर उसकी जांच पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार कर रहा है तो राज्य सरकार उसमें हाथ नहीं डालेगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, काम करने की लिमिटेशन है, कहां तक इसकी अधिकारिता है। आगे बात करते हैं। अब दो बात दे दी, निम्नलिखित पर टिप्पणियां करो। मानव अधिकार न्यायालय, विशिष्ट लोक अभियोजक। तो मानव अधिकार न्यायालय क्या है और विशिष्ट लोक अभियोजक क्या है, इनके बारे में हमने बातें लिखनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे हम बीमारी के लिए अलग डॉक्टर, जैसे हर बीमारी के लिए क्या होता है अलग डॉक्टर होता है, वैसे ही मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले के लिए अलग कोर्ट और वकील की व्यवस्था की गई है, ठीक है भाई। मानव अधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, इसे आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट कह सकते हैं भाई, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं भाई ये मानव अधिकार न्यायालय? ताकि मानव अधिकारों के हनन जैसे पुलिस कस्टडी में दुखी करना, प्रताड़ित करना से जुड़े केसों पर जल्दी क्या हो भाई फैसला, इसलिए ये बनाए गए। कौन बनाता है भाई अब इनको, मानव अधिकार न्यायालय को? राज्य सरकार इन्हें बनाती है, लेकिन इसके लिए उसे उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परमिशन लेनी पड़ती है। तो बनाती कौन है ये? मानव अधिकार न्यायालय, राज्य सरकार बनाती है, लेकिन उस राज्य के जिस राज्य में बनना है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ होता है भैया? नियम के अनुसार हर जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए भाई मानव अधिकार न्यायालय। किसे बनाया जाता है? सरकार किसी नए कोर्ट की बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकती, बल्कि जिले में 70 न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट को ही यह जिम्मेदारी दे देती है कि अब से आप मानव अधिकार न्यायालय के रूप में भी काम करेंगे,
ठीक है। तो नई बिल्डिंग नहीं, जो सेशन कोर्ट जो है उनको भी क्या दे देती है सरकार, जिम्मेवारी दे देती है कि आज से आप क्या करोगे, मानव अधिकार न्यायालयों के रूप में भी काम करोगे। कब जरूरी नहीं है, अगर उस जिले में पहले से कोई विशेष अदालत जैसे स्पेशल कोर्ट ऐसे मामलों को देख रही है तो अलग से इसे बनाने की जरूरत नहीं है। किसको, मानव अधिकार न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था भाई, डिक्की वसू वाला केस है, आपको काम आएगा, कहीं पे भी अटका देना, नंबर पक्के मिलेंगे डिक्की वसू के केस में। डिक्की वसू, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित, डिक्की वसू बनाम पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। डिक्की वसू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को हर जिले में ये कोर्ट बनाना बहुत जरूरी है ताकि पीड़ितों को भटकना न पड़े। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, विशेष लोक अभियोजक क्या होता है? कोर्ट तो बन गया भाई, कोर्ट बना दिया भाई, अब सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए वकील भी तो चाहिए। तो ये जो वकील जो है इसको बोलते हैं विशेष लोक अभियोजक, जो क्या है, मानव अधिकारों के कोर्ट में पैरवी करता है। इसी सरकारी वकील को विशेष लोक अभियोजक कहते हैं भाई। ठीक है, काम क्या है भाई इसका, मानव अधिकार न्यायालय में पीड़ित की तरफ से यानी सरकार की ओर से केस की पैरवी करना और गुनहगार को सजा दिलाना, ये जो विशेष लोक अभियोजक है इसका काम है। कौन बन सकता है भैया विशेष लोक अभियोजक? इसकी भी शर्तें, सरकार दो तरह के लोगों को चुन सकती है। कौन कौन से? बात नंबर 1, या तो पहले से काम कर रहे हैं, किसी सरकारी वकील को यह जिम्मेदारी दे दी जाती है, या फिर किसी ऐसे प्राइवेट वकील को नियुक्त करें जिसे कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव हो। वो भी क्या बन सकता है, विशेष लोक अभियोजक बन सकता है। किसमें? न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? मानव अधिकार न्यायालय में। ठीक है, जरूरी शर्त क्या है? या तो 7 साल की वकालत का अनुभव हो इसको, या क्या है, पहले से ही सरकारी वकील हो, इसको बनाया जा सकता है विशेष लोक अभियोजक में। जरूरी शर्त क्या है? अनुभव 7 साल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामले गंभीर और संवेदनशील होते हैं। कौन से? मानव अधिकार के। मानव अधिकार न्यायालय जिले का वह कोर्ट जो मानव अधिकारों के केस की जल्दी सुनवाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? मानव अधिकार न्यायालय। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक क्या है? वह अनुभवी वकील, 7 साल का अनुभव, जो इस कोर्ट में केस लड़ता है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से या पीड़ित की तरफ से। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव अधिकारों के परिवर्तन में न्यायपालिका के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो जो मानव अधिकार के अधिकार जो है इनमें न्यायपालिका का जो योगदान है उसकी समीक्षा की बात की गई है कि न्यायपालिका का क्या योगदान है मानव अधिकारों के परिवर्तन में। आइए देखते हैं, मानव अधिकारों को बचाने और उन्हें लागू करने में हमारी अदालतों का क्या रोल है, ये बात पूछ रखी है भाई। ठीक है, तो बात यह है कि कानून तो किताबों में लिखे होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में उतारने का काम कौन करता है? न्यायपालिका ने किया है। ठीक है, अदालतों ने समय समय पर नए फैसले सुनाकर हमारे अधिकारों का दायरा बढ़ाया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मानव अधिकारों को कानूनी ताकत देना। तो मानव अधिकारों को कानूनी ताकत जो न्यायपालिका ने दी है उसके बारे में बात करते हैं। मानव अधिकारों को कानूनी ताकत देना भाई, संविधान में हमें जो आजादी और अधिकार मिले हैं, न्यायपालिका ने अपने फैसलों में उन्हें मानव अधिकार की तरह पहचान दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कानून इंसान की गरिमा से बड़ा नहीं है। तो कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी कानून मानव अधिकार की गरिमा से बड़ा नहीं है, मानव यानी कि इंसान की गरिमा से बड़ा नहीं है।
कोर्ट के कुछ बड़े और आसान फैसलों पर हम जिक्र करते हैं। कौन कौन सा फैसला था, आइए। जीवन और समानता का अधिकार भाई, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जीवन और समानता का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि इंसान के जीवन, उसकी आजादी, बराबरी और सम्मान से जुड़ी हर चीज मानव अधिकार है। ठीक है, तो जीवन और समानता का अधिकार मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि इंसान के जीवन, उसकी आजादी, उसकी बराबरी और सम्मान से जुड़ी हर चीज क्या है, मानव अधिकार है। यानी सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, सम्मान के साथ जीना क्या है, अधिकार है। ठीक है, ये बात कही थी मुंबई हाई कोर्ट। अब बात दूसरी करते हैं, महिलाओं का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट। सुचित्रा श्रीवास्तव केस में महिलाओं का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट में केस था सुचित्रा श्रीवास्तव केस। कोर्ट ने कहा कि हर महिला को अपनी प्राइवेसी और अपनी बॉडी यानी कि शरीर पर पूरा अधिकार है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो सुचित्रा श्रीवास्तव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला को अपनी प्राइवेसी और अपनी बॉडी यानी कि शरीर पर पूरा अधिकार है। ठीक है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं भैया, जल्द इंसाफ का हक भाई, संतोष डे केस। संतोष डे केस था, इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, जल्द इंसाफ का हक है भाई। कोर्ट ने माना कि अगर किसी पर केस चल रहा है तो उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सालों साल केस लटकना भी उसके मानव अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। अगली बात है प्रदूषण मुक्त वातावरण। एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा शोर यानी कि ध्वनि प्रदूषण सेहत के लिए बुरा है। ठीक है भाई, शांति से रहना और अच्छी सेहत पाना भी एक इंसान का क्या है, अधिकार है। इसलिए शोर शराबे पर रोक लगनी चाहिए। ये बात एमपी कोर्ट ने कही थी, एमपी हाई कोर्ट ने। आगे बात करते हैं, न्यायालय का असली योगदान मानव अधिकारों के संदर्भ में। न्यायालय ने मानव अधिकारों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नए अधिकार जोड़े भी, जैसे साफ पानी का अधिकार, साफ हवा का, साफ प्राइवेसी का अधिकार, सरकार पर लगाम लगाई। जब भी पुलिस या सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, कोर्ट ने उन्हें रोका। ठीक है, कमजोरों का साथ दिया भाई, गरीब, महिलाएं और कैदी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनके लिए कोर्ट ने दरवाजे खोले। ठीक है, तो आज जो है हमने बहुत अच्छे अच्छे तथ्य आपके सामने रखे। आशा है आपको समझ में आए होंगे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।